हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर होंगे। रिलेशन फंक्शन हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, सो उसी की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे और बात करें कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होने वाले हैं आज की क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में टाइप ऑफ रिलेशन हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये दो रिलेशन हमने एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हो तो रिमेनिंग जो टाइप ऑफ आपके पास रिलेशन बचे हैं उसके बारे में, और फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, जो टाइप ऑफ रिलेशन हमने बात करी थी वो टाइप ऑफ रिलेशंस क्या थे, तो हमने कि ये मेरे पास टोटल 6 टाइप ऑफ रिलेशन है। इनमें से मोर प्रिसाइजली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस हमने कहा कि ये हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इम्प्टी और यूनिवर्सल है तो उसको हमको पढ़ना है, इसलिए हमने आपको बताया। फिर उसके बाद आज की क्लास में चाहे रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो और इक्विवेलेंस, ज्यादा इंफेसिस करके इसको ही हम लोग समझने वाले हैं। ठीक बात है, आई होप की बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिलेशन जब मैंने स्टार्ट किया तो रिलेशन में मैंने कहा कि ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब होता है ए क्रॉस बी से, और ए क्रॉस बी मतलब तब दो डिफरेंट सेट कंसीडर करे जा रहे हो। हमने कहा कि सेम सेट का भी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है, तो रिलेशन भी आपका सबसेट हो सकता है ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस बी का। तो जब हम रिलेशन ऑन सेट ए कहते हैं, इसका मतलब होता है कि हम सेम सेट पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ए का ए सेट ए से सेट ए में ही रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब जो रिलेशन आर होना है वो सबसेट क्या होना है, किसका, तो वो सबसेट होना है ए क्रॉस ए का। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब आगे के जितने हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं, खासकर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस कुछ डिफरेंट नेम ने कहा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे यूज करी गई है, क्या कि समुच्चय ए में संबंध, इसका मतलब हम ए क्रॉस ए से बात कर रहे हैं। आर को सुत्तिल कहा जाता है यदि ए कोमा ए इज एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए। क्या मतलब है, सिंपल सा जो लैंग्वेज लिखी गई है सेम वही बात हमको फॉलो करने की। कह रहा है कि सभी एलिमेंट ए जो कि सेट ए से बिलोंग करते हैं, सेट ए से बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट के लिए अगर आर के अंदर, आर क्या है यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया कि आर के अंदर, अब आर के अंदर होगा क्या, ऑर्डर पेयर ही होंगे। तो हमने कहा कि आर के अंदर अगर ए कोमा ए मिले, ठीक है, ए कोमा ए से क्या मतलब, हमने कहा कि जब ए सेट ए का है तो मेरे पास मैंने कहा जितने भी एलिमेंट सेट ए में होंगे, तो ए कोमा ए कहने का मतलब अगर ए सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है, अब ए बोल रहा हो तो स्मॉल और कैपिटल में फर्क समझना, कि अगर ए में स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है तो उसके लिए ए कोमा ए मतलब खुद का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर। अब अगर मेरे पास और बी होता तो मैं बी कोमा बी भी देखता, सी होता तो सी कोमा सी भी देखता, क्योंकि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ कि फॉर ऑल ए दैट इज बिलोंगिंग टू सेट ए, है ना। तो अगर मेरे पास कोई एक गिवन सेट है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई एक सेट ले लें यहाँ पे, कि अगर चलो सपोज सेट ए है, ठीक है, और सेट ए है क्या, तो लेट्स से इसमें अगर ए बी सी तीन मेरे पास एलिमेंट हैं, तो हमसे कहता है कि रिलेशन आर, अब वो रिलेशन आर क्या है, हमने कहा कि अगर इसको आपको रिफ्लेक्सिव कहना है, इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर हैं उनका खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा ए होना चाहिए, बी कोमा बी होना चाहिए, सी कोमा सी होना चाहिए। साथ में अगर मेरे पास कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें से कोई सा भी पेयर अगर जो एलिमेंट है सेट के अंदर अगर उसका खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ये क्या है आपका, ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि जो हमने सेट लिया है उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उनका खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक चीज और जस्ट थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए, अब अगर हम जब ये कह रहे हैं कि चलो कोई भी रिलेशन किसी सेट पे डिफाइंड हुआ तो आर को हमने बोला कि अगर एक ए सेट पे डिफाइन करो तो आर जो होगा सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। तो अगर मान लो अगर इसी सेम एग्जांपल पे हमने कहा कि अगर ए बी सी सर हमने एलिमेंट लिया इसमें, तो पहली बात तो ए क्रॉस ए क्या होगा, अगर ए क्रॉस ए चाहिए तो हमने कहा कि ए को फिर से ले लो,
ठीक है। और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के जरा देखो, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अब यहाँ पे इसका अगर निकाल के देखो तो क्या मिलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ए कोमा ए मिलेगा, ए कोमा बी। अब ए को उठाया मैं, बाकी सबके साथ पेयर अप कर रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सिखा चुका हूँ। तो ए सी मिलेगा, बी ए मिलेगा, बी बी मिलेगा, बी सी मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा, सी ए मिलेगा, और सी बी मिलेगा, और सी सी मिलेगा। यही सारे एलिमेंट मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएंगे। अब जो रिलेशन मैंने ऊपर डिफाइन किया है आर, जिसको मैं रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूं, और हमने ये जब पढ़ा है कि आर जो है सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, तो अब जरा सोच इस दोनों में कंपैरिजन करके देखो। हमने कहा कि जो आर हमने लिया है उसमें जो सेट एलिमेंट है वो ए बी बी सी सी है, मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी बी है, यहाँ पे सी सी है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट को लेके बन रहा है सेट, है ना। तो हमने सबसेट होता क्या है, हमने कहा कि कुछ या सारे एलिमेंट्स को लेके जो भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं वही नंबर ऑफ, वही क्या होते हैं, रिलेशन भी होते हैं। तो आर ऑब्वियसली सबसेट है, क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट दिख रहे हैं मुझे वो कहीं ना कहीं ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात जस्टिफाई हो जाती है, क्लियर भी हो जाती है, सबसेट वाली बात हो चाहे जो डिफिनीशन में इन्होंने बात करी, दोनों चीजें, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी बातें तो सबको समझ में आ गई होंगी। सेम लाइन पे अगर एक क्वेश्चन के थ्रू इसी बात को समझना हो, हमने कहा कि बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेरे पास अब यहाँ पे सेट जो है वो क्या है, तो वो 1 2 3 है, ठीक बात है। और यहाँ पे आर इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। देखो दो ही तरीके से हो सकता है, या तो आर को आपको वो डिफाइन करके दे, और आपको वो उसको हो सकता है कि यूजुअली डिफाइन करने से क्या मतलब है कि हमने कहा कि आर भी होगा तो एक सेट ही, रिलेशन भी एक सेट ही है। अब सेट होगा तो या तो रोस्टर में लिखा होगा या तो सेट बिल्डर में लिखा होगा। रोस्टर में जैसे यहाँ पे लिखा के ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में लिख दिया तो वो आपका रोस्टर हो गया। अगर इसी चीज को किसी डेफिनेशन के थ्रू सेट बिल्डर में लिख दे तो आपको वो कहीं ना कहीं उसको फिर से रोस्टर में हम लोग लिख के डिफाइन करेंगे ताकि हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो या तो आर आपको बनाना पड़ सकता है या फिर आर आपको ऑलरेडी गिवन होगा। अगर गिवन होगा तो वो आपसे कहीं ना कहीं चेक करवाएगा कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये या फिर ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, बाकी सारे के लिए, ठीक है। और अगर ऐसे दिया है तो वो चेक करवाएगा आपसे। चलो, तो यहाँ पे जो आर मुझे गिवन है वो क्या है, तो कह रहा है कि 1,1 है इसके अंदर, 2,2 भी है, 3,3 है, 1,2 है, तो 2,3 है ना। तो हमसे बोल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें पता है कि आर में क्या होना चाहिए, अगर 1 एलिमेंट है तो 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 भी होना चाहिए, 3 है तो 3,3 भी होना चाहिए। अब ये बात हम इसमें चेक करें तो यहाँ पे 1 1 दिख रहा, 2 2 दिख रहा, 3 3 दिख रहा, साथ में मुझे एडिशनल पेयर्स भी दिख रहे हैं। तो क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोलूंगा कि नहीं। हमने कहा कि जो मेरे लिए जरूरी है, पहली बात तो जो एलिमेंट है उनके खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। अगर उसके अंदर मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं, क्रमित युग्म हैं, तो उससे अगर मेरे पास एक्स्ट्रा भी पेयर मिलते हैं तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं होता, लेट से 3 3 नहीं होता, तो इसको मैं रिफ्लेक्शन नहीं बोलता। हम यहाँ पे ये कम होने वाली कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करेंगे, एक दो पेयर चलो ज्यादा भी आ जाए तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होने चाहिए, है ना। 100 में से 100 आ जाए चलेगा, 102 आ जाए चलेगा, लेकिन हमको 99 नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही देखना कि सारे पेयर बन रहे कि नहीं बन रहे खुद के साथ, जो भी एलिमेंट सेट के अंदर गिवन है, और उससे अगर एक दो ज्यादा बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है आपका, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक बात है। आई होप कि सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट की बात करें तो अगला जो रिलेशन मेरे पास आता है वो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझना है। जो डिफिनीशन में लिखी है, जो कि यूजुअली क्या होता है, बच्चों को पहली बारी पढ़ के शायद उतना क्लियर नहीं होता क्योंकि वो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में वो चीज को देख रहे हैं, तो कोई नहीं, उसको हम क्लियर कर देते हैं। कि कह रहा है कि समुच्चय ए में संबंध, मतलब आर कहां पे डिफाइंड है, एक क्रॉस ए के लिए सममित कहलाता है यदि A1 A2 एलिमेंट ऑफ आर है। अगर A1 A2 ऑर्डर्ड पेयर एक है जो कि आर के अंदर है, आर का एलिमेंट आर का अवयव है, का तात्पर्य है कि A2 A1 भी क्या है,
एलिमेंट ऑफ आर हो, ठीक है, A2 A1 भी क्या हो, एलिमेंट ऑफ आर हो। कह रहे कि अगर रिलेशन के अंदर, अब जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड है वो जो भी गिवन है, हमको नहीं पता, जो भी जिस भी सेट के लिए डिफाइंड है, यहाँ पे अगर मुझे कह रहा है कि अगर मुझे कहीं पे A1 A2 दिखता है, ठीक है, तो A1 A2 होने के लिए अगर है तो मुझे A2 A1 भी चाहिए, है ना। अगर मेरे पास A1 A2 है तो आई स्ट्रांगली वांट कि मेरे पास इसके अंदर A2 A1 भी हो। और अगर ऐसा होता है किसके लिए, सारे एलिमेंट जो भी A1 A2 आप कंसीडर करो, जो भी नंबर्स आप कंसीडर करो, जो भी एलिमेंट कंसीडर करो, वो एलिमेंट कहाँ पे होंगे, तो ऑब्वियसली सेट से होंगे, क्योंकि सेट पे ही तो डिफाइन करो, तो सेट के बाहर के एलिमेंट थोड़ा ले आएंगे इसमें, है ना। सेट के बाहर के एलिमेंट तो यहाँ पे नहीं ले आएंगे। तो ठीक है, तो पिछले में तो हमने कहा कि सेट पे ही ढूंढ रहे थे, सेट के एलिमेंट ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पे मैंने सेट के एलिमेंट नहीं ढूंढे, मैंने सिर्फ रिलेशन के अंदर देखा है कि यहाँ पे जो भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है रिलेशन के अंदर, A1 A2 के साथ मैंने कहा कि A2 A1 आना चाहिए, और ऐसा हर एक ऑर्डर्ड पेयर के साथ होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर A1 A2 है तो A2 A1, अब देखोगे तो ये है क्या, अगर मैं इसको A B मानी तो उसका उल्टा B है ना। इनका ऑर्डर ही तो चेंज है रहा, दूसरे वाले पेयर में क्या चेंज हुआ, यहाँ पे A1 A2 था, ऑर्डर चेंज हो गया, A2 A1 हो गया। तो कहीं पे भी अगर मेरे पास कोई एक रिलेशन है, उसके अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, मैंने ऑर्डर्ड पेयर एक पिक किया और देखा कि अगर वो ए बी है, तो मैं पूरे रिलेशन के अंदर उसका रिवर्स ढूंढूंगा। अगर उसका रिवर्स ढूंढा मैंने और मिल गया मुझे, ठीक है, और ऐसा किसके लिए हो रहा है, सारे ही ऑर्डर्ड पेयर के लिए हो रहा है, तब तो इसको मैं रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक बोलूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, इवन एक भी ऐसा एलिमेंट में नहीं हुआ, अवेलेबल हुआ, कि जब मान लो कि चलो 3 4 है, उसके लिए 4 3 नहीं अवेलेबल है वहां पे, तो किसी एक का भी रिवर्स अगर नहीं है उसमें, तो मैं उसको सिमेट्रिक नहीं बोलूंगा। सिंपल सी बात, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ कर ले, तुमने कहा कि यहाँ पे जो गिवन आपके पास सेट है, ए यहाँ पे बोल रहे हैं कि चलो 1 2 3 है। अच्छा, ये बार बार यहाँ पे सेट तो देगा। अब यहाँ पे जब मैंने ये अभी आपको सिमेट्रिक डिफाइन कर रहा हूँ, तो हमने ए के बारे में ऐसा ज्यादा नहीं कुछ बोला। तो अब ए का रोल यहाँ पे ये है कि जैसे कभी मान लो कोई रिलेशन दे और उसमें उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर दे, और पता चले कोई ऐसा एलिमेंट भी उसने कंसीडर कर रखा है कि वो एलिमेंट सेट के अंदर हो ही ना, है ना, तो पहली बात तो वो रिलेशन ही नहीं कहलाएगा। अगर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आ गया आर के अंदर, मान लो यहाँ पे मैं कोई भी आर डिफाइन करूँ, यहाँ पे लेट से अगर 4 3 लिख देता हूँ या 3 4 लिख देता हूँ, तो क्या ये रिलेशन के अंदर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ए के अंदर 4 है ही नहीं। और जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर कर निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उसमें 4 कहीं पे भी नहीं आएगा, तो ये रिलेशन ही नहीं कहलाएगा, है ना, क्योंकि ये सबसेट नहीं होगा एक क्रॉस का। तो ये बात ध्यान रखेंगे। चलो, तो अब यहाँ पे 3 4 ये एलिमेंट हो गया मेरे पास, और यहाँ पे रिलेशन मुझे ऑलरेडी डिफाइंड है, और उसके अंदर क्या है, ऑर्डर पेयर है, तो 1 1 गिवन है, 2 3 गिवन है, 3 2 गिवन है, 1 2 गिवन है, और 2 1 गिवन है। ठीक बात है। अगर ऐसा गिवन है, तो मैंने कहा कि अब इसको मुझे सिमेट्रिसिटी के लिए चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या सारे एलिमेंट के लिए उसका रिवर्स अवेलेबल है कि नहीं के अंदर, है ना। तो मैं पहले ऑर्डर्ड पेयर को पिक किया। कोशिश करिएगा कि सीक्वेंस में ही अगर आगे बढ़ेंगे तो कंफ्यूजन या किसी के स्किप होने के चांस कम रहेंगे, ठीक है। 1,1, मैंने कहा 1,1 का उल्टा क्या होगा, 1,1 का उल्टा 1,1 ही हो जाएगा, तो ये खुद का ही रिवर्स है, तो ये तो है। 2,3 के लिए चेक करेंगे, तो मैंने कहा 2,3 का उल्टा क्या होगा, रिवर्स क्या होगा, तो हमने कहा कि 3 2 हो जाएगा। क्या 3 2 रिलेशन के अंदर है, तो ऑब्वियसली 3 2 है, और जब 3 2 के लिए चेक करूं तो उसका 2 3 हो जाएगा, तो उसके पहले वाला अवेलेबल है, ठीक है। अगला चेक किया 1 2, तो 1 2 का उल्टा क्या होगा, तो 1 2 का उल्टा 2 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 1 के लिए जब अब 1 2 का उल्टा 2 1 क्या है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली है, और 2 1 के लिए चेक करेंगे तो फिर से 1 2 हो जाएगा। तो मेरे पास सारे ऐसे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, उनका उल्टा उसी में अवेलेबल है, वहां पे मौजूद है। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब अगर सपोज कि यहाँ पे ऐसा हो जाता है, ये जो गिवन रिलेशन है, सेम रिलेशन के लिए अगर मैंने कहा कि अगर मेरे पास आर ऐसा होता कि चलो यहाँ पे 1 1 गिवन है,
2 3 गिवन है, 3 2 गिवन है, 1 2 गिवन है, दैट्स इट। हमने यहाँ से 2 1 हटा दिया, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि इसका तो उल्टा ये खुद है, इसका उल्टा ये है, और इसका उल्टा ये खुद है। 1 2 का रिवर्स 2 1 इसके अंदर नहीं है, तो क्या मैं इसको सिमेट्रिक बोलूंगा? तो नहीं, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा, नॉट अ सिमेट्रिक। तो इवन सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिला मुझे जहां पे इसका उल्टा अवेलेबल नहीं था, इसका रिवर्स नहीं था, है ना, तो उसको हमने सिमेट्रिक नहीं बोला, तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो गिवन था वो सिमेट्रिक है, और यहाँ पे अगर ऐसा हमने लेट कर लिया हो तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। बात करते हैं अगला जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो प्यारा सा रिलेशन, ठीक है। बोलेंगे इसमें भी क्या प्यारा है सर, अजीब सी चीजें लिखी हुई है, इसमें भी आपको प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। चलो, तो अब अगर इसमें यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो अब ये कैसा रिलेशन है? डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ, कह रहा है कि समुच्चय ए पर संबंध आर को संक्रामक कहा जाता है अगर A1 A2 के लिए A1 A2 इज एलिमेंट ऑफ आर, A2 A3 इज एलिमेंट ऑफ आर। इसका मतलब यह है कि A1 A3 भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए फॉर ऑल A1 A2 A3 विद दैट इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर सेट ए पे कोई डिफाइंड रिलेशन है जिसमें कि क्या है, अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। A1 A2 रिलेशन के अंदर है, A2 A3 रिलेशन के अंदर है, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि इसके लिए हमको A1 A3 भी रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए। क्या मीनिंग है? तो बहुत छोटा सा प्यारा सा मीनिंग है, और वो ये कि अगर मैं कहता हूँ चलो ये आर है, आपने कोई भी सेट लिया है जिसके अंदर एलिमेंट जो भी है, सपोज ए लिया मैंने और उसके अंदर लेट्स से मैंने A1 A2 A3 ही आपको एलिमेंट दिखा रहा हूँ, है ना, और भी हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने ले ली, ठीक है। हमने कहा इसके लिए एक आर डिफाइन कर रहे हैं, तो ये क्या कहता है कि अगर मान लिया कि A1 A2 इस रिलेशन के एलिमेंट हैं, जो कि होंगे ए क्रॉस ए पे डिफाइन करोगे तो A1 A2 का ऑर्डर्ड पेयर तो बनेगा ही बनेगा। इसके साथ साथ मेरे पास A2 A3 भी है, ये भी पॉसिबल है। तो अगर A1 A2 है, अगर A2 A3 है, तो इसका मतलब इसको ट्रांजिटिव अगर होना है तो A1 A3 भी होना चाहिए, और ऐसा हर एक पेयर के लिए हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। ये तो सुनने में चला सही सा लग रहा है, लेकिन अब इसमें क्या कैच है वो समझना है। जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर ये बात A1 A2 A3 के टर्म में तो आएगा नहीं, मेरे पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट हो सकते हैं, नंबर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको ध्यान क्या देना है, हमने कहा कि A1 A2 है, A2 A3 है, तो जब ऐसे दो पेयर आप ढूंढोगे तो यहाँ पे देखोगे कि A1 A2 में दूसरा एलिमेंट A2 है। जब मैंने A2 A3 करा तो यहाँ पे A2 है, फिर A3 है। A1 A3 करा तो A1 A3 में चेक करोगे कि यहाँ पे A1 है, ये A3 है। तो बात ये है कि जहां पे पहला ऑर्डर्ड पेयर एंड हो रहा है वहीं से सेम एलिमेंट से दूसरा वाला एलिमेंट, दूसरा वाला ऑर्डर्ड पेयर का स्टार्ट हो रहा है, और इनके लिए जो मुझे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए वो A1 से A3 में चाहिए, जो कि पहले वाले का पहला एलिमेंट है और दूसरे वाले का दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। सपोज चलो आप तो ने कहा कि सर A1 A2 है और A2 A3 भी है, मान लिया A1 A2 है, A2 A3 है नहीं, तो हमने कहा कि अगर A1 A2 है, A2 A3 नहीं है, तो A1 A3 हम नहीं चेक करेंगे, और उसके बेसिस पे हम ये भी नहीं बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी, बड़े प्यार से आराम से हम लोग समझ रहे हैं। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि गिवन सेट है, ठीक है, गिवन सेट ए है जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट क्या गिवन है, तो 1 2 3। यहाँ पे एक आर डिफाइंड है, और आर में क्या बोला गया है कि मेरे पास 1 1 है, 2 3 है, और 3 2 है, 1 2 है, 2 1 है, और 2 2 है। ये मेरे पास आर डिफाइंड। अब मुझे बताना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है ना। तो हमने कहा कि चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे क्या, हमने कहा कि अगर A1 A2 है तो मुझे A1 A2 है, इसके साथ साथ मुझे फिर A2 A3 देखना पड़ेगा। A2 A3 जब मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा कि दूसरे वाले एलिमेंट से स्टार्ट होने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, तो दूसरे स्टार्ट होने वाले एक तो ये खुद ही हो जाएगा ना,
एक तो ये खुद ही हो जाएगा 1 1, क्योंकि इसका भी स्टार्टिंग 1 से ही है। इसके अलावा अगर देखोगे, मैंने कहा कि 1 से स्टार्ट होने वाले और कौन से हैं, तो यहाँ पे मुझे 1 2 दिख रहा है। और कुछ है क्या 1 से स्टार्ट होने वाला? तो नहीं। अब अगर इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ये A1 A2, इसको A2 A3, अब समझना इस चीज को, A1 A2 है ये, और ये A2 A3 है। तो हमने कहा कि A1 A3 मुझे चाहिए। A1 A3 मतलब पहले ऑर्डर का पहला एलिमेंट और दूसरे वाले का दूसरा, तो 1,1 अगेन आ जाएगा। तो ये खुद ही हो गया। यहाँ पे चेक करेंगे तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे क्या है, अगर ये A1 A2 है और ये A2 A3 है ना, तो इसके लिए A1 A3 चाहिए मुझे। A1 A3 चाहिए, इसका मतलब पहले का, इसका पहला एलिमेंट और इसका दूसरा, तो ये 1 2 ही मिल जाएगा। तो अगेन ये भी सेट के अंदर है, रिलेशन के अंदर है, और ये भी रिलेशन के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 भी है। ठीक है, तो क्या यहाँ से मैं ट्रांजिटिव बोल दूं? मैंने कहा कि यहीं पे सिर्फ ट्रांजिटिव नहीं बोल देंगे, ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर पिक किया और इसके लिए चेक किया। ऐसा हम जितने पेयर इसके अंदर हैं उन सबके लिए करेंगे, और वो सबके लिए अगर ये बात फॉलो होती तब हम ऐसा बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। अगर सबके लिए नहीं फॉलो होती है तो हम इसको ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। अब इसमें नोट पॉइंट ये है एक, कि जैसे मैंने 1,1 लिया, तो इसके लिए ट्रांजिटिव के लिए फॉलो कर गया। अब ऐसा ध्यान से समझो, अगर 2,2 भी होता तब भी ये बात फॉलो करता, है ना। 3,3 भी होता, तो अगर सेम टाइप के एलिमेंट कहीं पे ऑर्डर्ड पेयर में मिल रहा है, 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, A, A हो, B हो, तो वो तो हमेशा ही ट्रांजिटिव के लिए फॉलो कर जाता है। तो उसको अगर आगे मुझे दिखता तो मैं उसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उसके लिए मैं चेक भी नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉलो सकता है। ठीक है, और ये बात सिर्फ यही ट्रांजिटिव में नहीं, वो तो रिफ्लेक्सिव में भी हो जाएगा। सिमेट्रिक में भी अगर 1,1 का उल्टा ढूंढोगे तो 1,1 ही मिलेगा, तो वो तो सिमेट्रिक के लिए भी फॉलो। तो अगर A, टाइप की चीज कहीं पे मुझे मिलती है 1,1 2,2 इस तरीके के, तो वो रिफ्लेक्सिव के लिए भी पास कर जाता है, वो सिमेट्रिक के लिए भी पास कर जाता है, वो ट्रांजिटिव के लिए पास कर जाता है। तो कहीं पे भी इस तरीके से मिले तो उस पर टाइम वेस्ट करने के बजाय हम दूसरी बातों पर बात करेंगे। ठीक है, चलो, अगर ऐसा है तो हमने कहा कि बाकी सारे एलिमेंट के लिए अब चेक कर लेते हैं। अगले एलिमेंट पे मैं गया, मुझे 2,3 दिखा। अगर 2,3 मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो हमने कहा कि अब मैं क्या ढूंढूंगा, अगला 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर। 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर मुझे कहीं दिख रहा है क्या इसमें? तो 3 से स्टार्ट होने वाला मुझे 3 2 दिखा। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलना चाहिए? 2 और 2, तो यहाँ से 2 2 हो गया। क्या ये 2 2 इस रिलेशन के अंदर है? तो मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे ये है, तो ये भी पास कर गया। ठीक है, फिर से अगले पेयर पे जाओ। अगला पेयर क्या है? 3 2 है, तो 3 2 में फिर मैं अगला क्या ढूंढूंगा? 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट। अब 2 से स्टार्ट होने वाला मेरे पास 2 3 है, 2 से स्टार्ट होने वाला मेरे पास 2 1 है, और 2 से स्टार्ट होने वाला मेरे पास 2 2 भी है। और अगर इन तीनों को ही फॉलो करें तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? यहां से अगर मैं देखूंगा तो इसके लिए मुझे 3,3 मिलना चाहिए। यहां से अगर मैं चेक करूंगा, अब ये ऐसे जा रहा है, ये इसके लिए जा रहा है, ये इसके लिए से, तो अगर मैं यहां से चेक करूंगा तो यहां से मुझे क्या मिलना चाहिए? 3 1 मिलना चाहिए। यहां से मुझे क्या मिलेगा? तो यहां से 3 2 मिलेगा। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं, क्या 3 2 इस रिलेशन के अंदर है? तो हाँ है, तो ये तो पास कर गया। क्या 3 1 रिलेशन के अंदर है? तो यहाँ पे मुझे रिलेशन के अंदर 3 1 कहीं पे नहीं दिख रहा, तो ये तो नहीं मिला मुझे। क्या मेरे पास 3 3 है रिलेशन के अंदर? तो मुझे 3 3 भी रिलेशन के अंदर नहीं दिखा। समझ रहे हो बात? 1 1 पास कर गया, उसके बाद मैंने 2 3 लिया, वो भी पास कर गया, बट जब मैं 3 2 पे आया और इस बात को अप्लाई करने की कोशिश करी तो मुझे एक तो मिला, बाकी ये दो नहीं मिल रहा। मैंने कहा कि कहीं पे भी इवन सिंगल के लिए फेल करता है तो हम इसको ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। ठीक है, तो क्या गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो क्लियरली गिवन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब कोई ये बोल सकता है कि सर आगे तो आपने चेक नहीं किया। हमने कहा कि जब यही पे फेल हो गया तो आगे अगर सब बाकी सारे पास भी कर जाए तो क्या फायदा? हमने कहा कि हमें तो ये बात सारे ऑर्डर पेयर के लिए ट्रू चाहिए, है ना, ये बात सबके लिए सत्य होनी चाहिए। तो अगर C1 सिंगल पेयर के लिए भी फेल होता है तो हम आगे चेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे तीन टाइप के रिलेशन मैंने आपको बता दिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव।
अगला जो रिलेशन आता है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है कि हम किसी भी रिलेशन को तुल्यता संबंध तब बोलते हैं जब वो रिलेशन आर स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो एनी रिलेशन, कोई भी संबंध जो साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे तुल्यता संबंध। तो क्या तुल्यता संबंध को अगर मुझे कहीं बताना हो तो मेरे लिए क्या तरीका है? मैंने कहा कि उसको चेक कर लो जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, वो सिमेट्रिक भी हो जाए, सममित भी हो जाए, वो संक्रामक भी हो जाए। पर अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, वो तुल्यता है। अगर इनमें से किसी कोई एक भी हो गया, मान लो रिफ्लेक्सिव हो गया, सममित हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, संक्रामक नहीं हुआ, तब इसको हम तुल्यता बोलेंगे नहीं। तो तीनों के तीनों रिलेशन ये होल ट्रू ट्रू होल्ड करना चाहिए, सत्य साबित होना चाहिए गिवन रिलेशन पे कि वो सममित भी है, वो स्वतुल्य भी है, वो संक्रामक भी है, तब इसको हम लोग तुल्यता बोलेंगे। तो अब इसमें अलग से कुछ नहीं पढ़ना, बाकी ऊपर के तीन समझ में आया तो यहाँ पे ये बात भी सही है। ठीक है, चलो अब ये बात एक सवाल से करते हैं, और सवाल मैंने थोड़ा सा कन्वेंशनल से हट के लिया, ठीक है, ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका भी सीखने को साथ साथ मिलता रहे। यहाँ पे कह रहा है कि एक परिवार में बच्चों और एक संबंध आर से मिलकर बने सेट पर विचार करें जिसे ए आर बी के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि ए बी का भाई है तब आर है। कह रहा है कि एक परिवार की बात हो रही है और उसमें जो बच्चे हैं उनके बारे में बात हुई जा रही है, उनके बीच में जो संबंध आर है उसके बारे में बोला जा रहा है। जो भी बच्चे हैं उसमें कह रहा है कि जो पहला है वो दूसरे का भाई है। अगर आप आर ले रहे हो कोई सा भी, और आर में आपने इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि चलो ए बी है, और ये इस प्रकार से है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, या फिर क्या लिखोगे इसको कि ए बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है, ऐसा रिलेशन है। अब आपने परिवार के बच्चों के बारे में बात कर लिया। परिवार में दो बच्चे होते हैं, हो सकते हैं दो से ज्यादा हो सकते हैं। आप किसी से भी किसी के बारे में बात कर रहे हो। मैंने कहा कि वो परिवार जो है वो परिवार एक सेट कहलाएगा, और उस सेट को लेट से कि मैं मान लेता हूं कि ये है ना, ए बी सी, इस तरीके से मैं मान लेता हूं। ठीक है, जो भी एलिमेंट है मुझे जो भी लेना है वो रिलेशन के हिसाब से लेना है। तो अगर आर को मैं फ्रेम करने की कोशिश करूं, यहाँ पे आर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आर को पहली बात तो मुझे एक एक करके बात करनी है, रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए। मैंने कहा कि चलो ठीक है, पहला मैं रिफ्लेक्सिव के लिए ले लेता हूं, स्वतुल्य के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप स्वतुल्य की बात करते हो तो स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, कह रहे कि आप रिलेशन आर को इस तरीके से लोगे, और आर में क्या होता है, तो हमने कहा कि ए कोमा ए टाइप की चीज होती है ना, यही आता है कि सेम एलिमेंट के पेयर आते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए। और जो भी एलिमेंट मेरे पास गिवन है सेट के अंदर, जिस भी परिवार के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मेरे पास ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, इस तरीके की चीज आनी चाहिए। और वो किसके अंडर आएगा, तो वो आर के अंडर आएगा। आर क्या गिवन है, कह रहा है कि ऑर्डर पेयर आपको लेना है जिसमें कि दो एलिमेंट आप लोगे और पहला एलिमेंट दूसरे का भाई है। लेकिन रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात माने तो वो कहेगा कि अगर एबीसी का आपके पास परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, तो ए कोमा ए चाहिए। अगर आपने ए कोमा ए ले लिया, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसका मीनिंग तो यही निकले ना कि ए का भाई है। ठीक है, ए का भाई है। अब ए दोनों सेम एलिमेंट है, इसका मतलब अगर मैं अपने परिवार में हूं और मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर आना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं खुद का भाई हूं। यही मीनिंग हुआ ना, अगर मैं भी इनमें से ए मान लो मैं ही हूं या फिर आप खुद हो, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसका मतलब ये होना पड़ेगा कि मैं खुद का भाई हूं। क्योंकि रिलेशन तो यही डिफाइन करेगा कि आपको जो दो लोग ले रहे हो वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और सेम होने के साथ साथ कंडीशन ये कि वो दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के भाई होने चाहिए। अब ऐसा कभी पॉसिबल है कि मैं अपने आप का भाई नहीं हो सकता, है ना, मैं दूसरों को भाई हो सकता हूं, मैं अपना कैसे भाई हो सकता हूं। तो गिवन अगर रिलेशन आर है तो यहाँ पे ये बात तो वैलिड ही नहीं है ना, कोई खुद का भाई नहीं हो सकता, है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक बात है। दूसरा रिलेशन आता है आपके पास नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, ये स्वतुल्य नहीं है।
ये जो भी रिलेशन। दूसरा आता है सममित की, बात करते हैं हम लोग। तो सममित संबंध में क्या होता है? तो सममित संबंध हमें इस तरीके से डिफाइंड है कि जो भी आर होगा, इसके अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका उल्टा भी होना चाहिए, ये बोलता है इस तरीके से, है ना। सममित तो कहता है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आए वो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होने चाहिए, वो दो एलिमेंट ऐसे इस तरीके से रिलेटेड होना चाहिए कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें सब केसेस बन सकते हैं, जरा ध्यान से सुना, ये अब एक रियल लाइफ पे रिलेशन है तो हमको अकॉर्डिंगली ही सोचना पड़ेगा। हमने कहा कि चलो सपोज गिवन सेट था, उसमें एबीसी थे, और एबीसी थे या परिवार में जो भी बच्चे हैं जितने भी थे, उनमें से मैंने किसी दो को पिक किया, ए बी लिया, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट है, मतलब दो डिफरेंट बच्चे हैं। अगर उनको मैंने ले लिया और बोल दिया कि ये आर के अंदर है, ठीक है, अगर ये आर के अंदर है, रिलेशन के अंदर है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बना, इसका मतलब ए जो हुआ ब्रदर हुआ बी का, ए बी का भाई है, इसका मतलब तो यही है, क्योंकि अगर आर के अंदर आ रहा है तो संबंध ही ऐसा हमें लेना है, संबंध ही हमारा ऐसा, रिलेशन ही ऐसा है कि हमको ऐसे दो लोगों को लेने जो पहला दूसरे का भाई हो। तो अगर पहला दूसरे का भाई है तो क्या दूसरा भी पहले का भाई होगा? अगर बी ए मुझे चाहिए तो बी ए लिखने का मतलब क्या हुआ कि बी ए का भाई है। अब यहाँ पे एक लॉजिक देखो, ए बी में अगर मान लो दोनों लड़के हुए, दोनों बच्चे क्या हैं, बॉयज हैं, आपने दो ऐसे बच्चों को पिक किया उस परिवार के जो दोनों क्या है, बॉयज हैं, तो अगर पहला दूसरे का भाई है तो दूसरा भी पहले का भाई होगा, ये तो तय है ना। अगर एक परिवार में, अगर आप के परिवार में ही मान लो आप चार लोग भाई हो, चार बच्चे हो अपने माता पिता के, और उसमें से मैंने आपको दो लोगों को, अपने आप दोनों को ही पिक किया है, और आप दूसरे के भाई हो, दोनों लड़के हो, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला भी तो तुम्हारा भाई होगा। ऐसा थोड़ा नहीं हो सकता कि आप उसके भाई हो और वो सामने वाला कहने नहीं तुम मेरे भाई नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर वो मना भी करते बायोलॉजिकली फिर भी आप उसके ब्रदर हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों बॉयज हैं, है ना, बी स्टैंड फॉर बॉयज, ये भी बॉयज है, ये भी बॉय है, बॉयज के बगैर हम बॉय लिख सकते हैं, है ना, तब तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना, कि आपने पिक किया और ए इज अ बॉय, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देते हैं, और बी इज अ बॉय। अगर ये दोनों लड़के हैं तब तो अगर पहला दूसरे का भाई है तो दूसरा भी पहले का भाई होगा, और ये सारे अगर लड़के हैं तो सबके लिए ये बात वैलिड होगी। लेकिन इसी आर के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ए बी को ले रहे हो, है ना, और जब ये ले रहे हो तो उस केस में अगर आप कहते हो कि ए इज अ बॉय और बी इज अ गर्ल, ना, बी लड़की है, तो अगर अब ए लड़का है और बी लड़की है ना, तो ए क्या हो सकता है, ब्रदर तो हो जाएगा बी का, है ना। अगर राम है और सीता के, चलो सीता नहीं लेते हैं, तो राम और लेट से सरिता ले लेते हैं, तो हमने कहा कि अगर राम सरिता का ब्रदर हो सकता है। लेकिन क्या अगर मैं इसका उल्टा लिखूंगा, बी ए लिख दूंगा यहाँ पे, तो क्या सरिता क्या होगी, ए का भाई होगी? नहीं, वो तो ए की बहन हो जाएगी ना। अगर ए बी का, सरिता का भाई है, तो अगर बी इज सरिता इज अ गर्ल, तो बी क्या होगी, उसकी बहन हो जाएगी, वो उसकी तुरंत भाई हो सकती है। तो उस केस में क्या ये रिलेशन पॉसिबल होगा? तो ये नहीं होगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा खुद से। तो ये सब सारे केसेस सिनेरियोज बन रहे हैं, है ना, कि इसमें भी सम्मित, पहली बात तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, कोई खुद का भाई नहीं हो सकता। अगर मुझे सम्मित बनाना है तो दोनों लड़के लेने पड़ेंगे, और दोनों लड़के अगर हैं तो उसमें भी दो केसेस आ रहे हैं। पहला केस में ये है कि ये आपका सिमेट्रिक हो रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये सिमेट्रिक हो रहा है, सम्मित हो रहा है। बट अगर एक लड़का एक लड़की है तो इस केस में ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक, बी वाले केस में। ठीक बात है, बात समझ में आ रही होगी। अब लास्ट में मुझे आंसर क्या करना है, आएंगे इस पे, ठीक है। तो अब अगर तीसरे केस पे आ जाते हैं, तीसरा क्या है आपका, ट्रांजिटिव है ना, ठीक है, यहाँ पे आप ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर लेते हैं जरा। संक्रामक
संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या कहता है? कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी आर डिफाइंड है तो उस आर के अंदर क्या होता है कि अगर ए बी है और अगर बी सी है तो यहाँ पे ए सी भी होना चाहिए। अब मतलब कम से कम 3 मुझे पिक करने पड़ेंगे, एक परिवार के जो 3 बच्चे हैं कम से कम मुझे 3 चाहिए अगर मुझे संक्रामक संबंध के बारे में बात करनी। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि ए बी का भाई है, समझ में आया, और कह रहे हो बी सी का भाई है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए भी मुझे समझ में आ रहा है कि ये भी बॉय ही होगा, ए बी का भाई है तो बॉय हुआ, और बी जब सी का भाई है तो ऑब्वियसली ये भी बॉय होगा, है ना, सी का भाई है। अब यहाँ पे सी पे कंडीशन हो सकता है, अब सी हो सकता है कि ये बॉय हो और हो सकता है कि ये गर्ल भी हो। ठीक है, अब 2 केसेस स्पेसेस में बन जाएंगे। अगर आपने ये दोनों लिया, ये लिया और इसके साथ साथ ये भी मिला मुझे कि ए बी का भाई और बी सी का भाई, अब इसमें पहला केस पे जब आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, है, तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि चलो आर के लिए मैं बात कर रहा हूँ और इसमें अब मैं बोल रहा हूँ कि अब ये मैंने क्या लिया, बॉय वाली कंडीशन पिक कर ली है। ठीक है, तो अगर आप सिंपल सा बात बताओ कि अगर ए बी का भाई है, दोनों लड़के हैं, और बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अगर ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, अब 3 ब्रदर हो मान लो। ठीक है, अब मान लो सबसे छोटे हो, फिर उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, तो अगर आप दूसरे वाले के भाई हो और वो भी उसका भाई है तो आप तीसरे वाले के भाई नहीं होंगे क्या? ऑब्वियसली भाई होंगे। तो यहां से अगर ऐसा है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव है। और अगर इसी में अगर मैं दूसरा केस लेता हूं कि जब ये लड़की है ना, व्हेन इट इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, तो अगर सी में अगर ये गर्ल है तब भी सोच के देखो कि अगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, अब सी लड़की है इस समय, ठीक है, तो क्या ए सी का भाई नहीं होगा क्या? भले वो लड़की है फिर भी, लेकिन पहला जो सबसे छोटा वाला वो भी तो उसका भाई होगा ना। तो यहाँ पे भी ये बात फिर से फॉलो हो जाती है कि ये ट्रांजिटिव ही तो है, तो अगेन ये ट्रांजिटिव है, तो ये किसी कंडीशन में फेल नहीं कर रहा। चलो अब जरा समझ लेते हैं, है ना, रिलेशन में हमसे क्या बोला गया, ऑप्शन में हमसे क्या बोला गया, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, तो कहीं पे भी अगर रिफ्लेक्सिव की बात आती है तो वो तो होने से रहा। तो कह रहा है कि सममित लेकिन संक्रामक नहीं, भाई संक्रामक तो है तो ये तो गलत है। सम्मित और संक्रामक सोचेंगे, न तो सम्मित न तो संक्रामक, ये तो गलत हो गया, संक्रामक तो है ही। कह रहा है संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव तो है, सिमेट्रिक वाले में आप देखो कंडीशन थी, ठीक है, कि एक केस में हो रहा था एक केस में नहीं हो रहा था, तो अगर हमको टोटल कंसीडर करना पड़ेगा तो दोनों केस में होने चाहिए थे, लेकिन दोनों केस में नहीं हो रहा है, तो संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं माना जाएगा क्योंकि उसको दोनों कंडीशन में फॉलो करनी चाहिए, तो ये सही है। सम्मित और संक्रामक जब वो सही हो गया तो ये गलत है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा इस तरीके के और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और जब मिले ना तो बड़े प्यार से इत्मीनान से जरूर से करना। ठीक है, क्योंकि जब इत्मीनान से करोगे तो दिमाग खुलेगा और लगेगा कि आप मस्त चीज थी। ठीक है ना, चलो आगे आते हैं। दूसरा मेरे पास क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए ए एक है और इसके संबंध पर विचार कीजिए। फिर से वही बात है, मुझे चेक करना है कि स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों में चेक करना है, तो अब ज्यादा मेहनत करे बगैर थोड़ा सा जल्दी से करेंगे। अब ये बात सीखना है, अभी तक मैं सिखा रहा था तो मैं सारे केसेस सारी चीजें एक एक करके बता रहा था, लिख रहा था, अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि अगर इस सेट पे अगर ये डिफाइंड है और मुझे स्वतुल्य चाहिए, तो स्वतुल्य होने के लिए क्या जरूरी था, मैंने कहा कि अगर 1 2 3 है तो 1 1 भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। चेक कर लो, यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसके अलावा भी एलिमेंट है। मैंने कहा कि इसके अलावा अगर होते हैं ज्यादा तो भी मुझे कोई मतलब नहीं है, नहीं भी होते तब भी नहीं कोई मतलब है। इसका मतलब ये क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव तो है, स्वतुल्य तो है ना, ये स्वतुल्य है। ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं, ये बात तो हो गई। सममित होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मैंने कहा कि अगर जो भी एलिमेंट इस आर के अंदर है उसका उल्टा भी होना चाहिए। और पीछे मैंने एक बात बताई कि देखो कहीं पे भी अगर ये जैसी चीज आए तो ये स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों ही होते हैं, तो इन पे चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगले पे आ जाओ, मैंने कहा कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। क्या इस रिलेशन के अंदर कहीं पे भी मुझे 2 1 दिख रहा है क्या? कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तो सम्मित के बारे में क्या बोलोगे कि 1 2 तो है
लेकिन 2 1 नहीं है और 2 1 नहीं है, तो ये सबमिट नहीं हुआ। तीसरे के बारे में आ जाओ, फिर से 1 1 2 2 3 तक के तीन ही होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो इस पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब जरा आएंगे ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, तो जो मुझे एलिमेंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है ना। तो अगर 1 2 है तो मैंने कहा कि 2 से स्टार्ट होने वाले सारे एलिमेंट देख लो कौन कौन से हैं। तो 2 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे 2 3 मुझे दिख रहा है, और 2 से स्टार्ट होने वाला मुझे 2 2 दिख रहा है। अगर इसको मैं फॉलो करता हूं तो यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे 1 3 मिलेगा, और यहाँ से फॉलो करता हूं तो यहाँ से 1 2 मिलेगा। तो 1 2 के लिए बात करूं तो 1 2 तो इस रिलेशन के अंदर ये खुद ही है, तो ये तो फॉलो कर रहा। क्या मुझे यहाँ पे 1 3 मिल रहा है क्या, तो यहाँ पे मुझे 1 3 भी मिल रहा है, तो इसके लिए तो ट्रांजिटिव हुआ, लेकिन ये सिर्फ 1 2 के लिए बात हुई। अगला चेक करोगे क्या है मेरे 1 2 के बाद, ये तो चलो पास कर गया। यहाँ पे अगर 2 3 के लिए जाओगे तो 2 3 के लिए मतलब 3 से स्टार्ट होने वाले मुझे पेयर अप चाहिए। तो 3 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं, एक तो मुझे 3 3 दिख रहा है, ठीक है, और 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ और भी है क्या, नहीं है। तो अगर 3 से ये, तो इसके हिसाब से मुझे क्या मिलना चाहिए, इसके हिसाब से मुझे 2 3 मिलना चाहिए। क्या 2 3 इस रिलेशन के अंदर है, तो यस 2 3 है। तो इसका मतलब, अच्छा ये 2 3 इटसेल्फ खुद ही हो गया, तो ये भी पास कर गया। अब लास्ट वाले एलिमेंट पे आ जाओ, क्या बचा, 1 3 बचा। अगर 1 3 यहाँ पे है तो मैंने कहा कि 1 3 के लिए मुझे क्या चाहिए, तो 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 मिलेगा। और भी कुछ है क्या 3 से स्टार्ट होने वाला, तो 3 से स्टार्ट होने वाले और कुछ नहीं है। और अगेन इसको मैं फॉलो करूंगा तो यहाँ से 1 3 ही मिल जाएगा, जो कि ये खुद ही एलिमेंट है, 1 3 खुद ही यहाँ पे है, तो ये मुझे मिल गया। तो सारे एलिमेंट के लिए मुझे पेयर मिलता चला गया, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सम्मित नहीं हुआ, और संक्रामक हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये संक्रामक हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन वाइज कौन सा करेक्ट होगा, स्वतुल्य लेकिन सम्मित नहीं, स्वतुल्य लेकिन संक्रामक नहीं, सम्मित और संक्रामक नहीं, न तो सम्मित न तो संक्रामक। संक्रामक तो है इसलिए ये गलत हो गया, सम्मित और संक्रामक दोनों नहीं क्योंकि एक है इनमें से। स्वतुल्य लेकिन संक्रामक नहीं, ये बात भी गलत है, स्वतुल्य संक्रामक दोनों है। तो लास्ट में क्या बच रहा है, स्वतुल्य लेकिन सम्मित नहीं, ये बात सही है, स्वतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है। तो आपको ऑप्शन भी बड़े ईमानदारी और दिमाग लगा के पिक करना पड़ेगा कि ऐसा भी एक ऑप्शन में एक चीज ये भी डाला जा सकता था कि स्वतुल्य और संक्रामक दोनों है ना, तो वो अगर वैसा ऑप्शन भी होता तो भी सही होता हमारा, ठीक है। चलो, उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही होंगी 1 to 1 करके, एक एक करके। अब बात आती है फंक्शन के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि एक रो से या फिर एक रो बी जैसी चीज मिलती है, ठीक है। और वहां से फिर हमने एक बात समझी कि आर मिलता है। आर क्या होता है, तो ये सबसेट होता है एक रो से का, अगर आप सेट ए पे डिफाइन कर रहे हो, और अगर दो डिफरेंट सेट पे बात कर रहे हो तो ये भी इसका सबसेट होता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, तो सिर्फ एक लाइन मेरा यहाँ से ये बोलना है कि जो फंक्शन होता है वो सबसेट होता है रिलेशन का। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ एक रो से या एक रो बी, ठीक है, एंड फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। तो इससे एक बात और पता लग जाती है कि फंक्शन में भी क्या है, एक सेट है जो कि सबसेट है किसका, जो भी रिलेशन है उनके, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है, डिफाइंड है, उतने ही नंबर ऑफ फंक्शन भी होंगे, क्योंकि जितने रिलेशन उतने फंक्शन, अगर नंबर के टर्म में बात किया जाए, ठीक है। जब रिलेशन में हमने डिफाइन करा तो रिलेशन को फिर से एक एक करके अगर बात करें तो हमने कहा कि जो रिलेशन डिफाइन करा था, अगर दो डिफरेंट सेट पे बात कर रहे हो तो हम कहते हैं कि रिलेशन को डिनोट किया था इस तरीके से। तो और अगर सेम पे बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हम लोग कैसे बोलते हैं कि ए से ए में रिलेशन है। सेम लाइन पे अगर फंक्शन को हम ए से बी में डिफाइन कर रहे हैं तो ये इस तरीके से शो करते हैं, और अगर सेम सेट पे डिफाइन करोगे तो ए टू ए के लिए शो करते हैं, ठीक है। अब लेकिन किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए एक एक नहीं बेसिकली दो क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। अब उस क्राइटेरिया को समझने के लिए
उससे पहले एक चीज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अब यहाँ पे, मैपिंग। ठीक है, और मैपिंग इसके साथ साथ कई सारी चीजें अब सामने खुल के आएंगी, एक दो और चीजें नहीं आएंगी जो हमें पहली बार पता लग रही होंगी। ठीक है, मैपिंग क्या कहता है? मैपिंग में हम लोग सेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आपने दो डिफरेंट सेट लिए हैं, लेट्स से इसको आप ए कह रहे हो, इसको बी कह रहे हो, और लेट्स से कि यहाँ पे ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है, और लेट्स से बी के अंदर मेरे पास एलिमेंट ए बी और लेट्स से ए बी ही है सिर्फ। तो हम लोग इसको, इसके अंदर हम लोग इस तरीके से एलिमेंट को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। अब यहाँ पे जब बात सही है तो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक मैं कह रहा हूं कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर ये दो सेम सेट होते तो ए कॉमा ए लिखा होता, राइट? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, दो केसेस बन सकते हैं, दोनों की तरफ से सोचते हैं। और फंक्शन को मैं कह रहा हूं कि ए टू बी होना है, तो इस तरीके से दिखाते हैं। नोटेशन वाइज दोनों सेम है, क्योंकि मैंने कहा कि जो फंक्शन है वो सबसेट है रिलेशन का ही, लेकिन उसमें भी मैंने कहा कंडीशन है दो, अगर किसी भी रिलेशन को फंक्शन होना है तो। ठीक है, तो रिलेशन के अंदर लेट से कि अगर मेरे पास जो पेयर आ रहे हैं कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि मेरे पास 1a आ गया, 1b आ रहा है, ठीक है, और लेट से 2a आ रहा है, ठीक है, मान लिया। तो इसको लिखने का मेरे पास तरीका क्या है, या मैपिंग मेथड में हम इस चीज को कैसे शो करते हैं? जो भी पेयर बन रहे हैं, हमने कहा कि जो भी रिलेशन के अंदर जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो सेट ए से आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, है ना? अगर ए बी का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया, ऑब्वियसली रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही है ए और बी का। तो अगर इसमें पहले वाले एलिमेंट की मैं बात करूं तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सेट ए से बिलोंग कर रहे होंगे, और इन पेयर के अंदर जितने भी दूसरे एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग कर रहे होंगे। और अगर इसको मुझे मैपिंग के थ्रू शो करना है, इसका मतलब है कि वन जो है ए से रिलेट कर रहा, वन का ए से संबंध है, तो वन का ए से संबंध है तो इसको हम लोग एरो से दिखाते हैं। ठीक है, वन का बी से संबंध है तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, वन को बी से शो करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे टू ए से कनेक्टेड है तो टू का ए से रिलेशन दिखाएंगे इस तरीके से। तो ये तो रिलेशन दिखाने का तरीका हो। सेम वे में हम फंक्शन पे भी बात करते हैं, लेकिन अब फंक्शन के क्राइटेरियाज होती हैं। फंक्शन के क्राइटेरियाज क्या होती है, इतनी बात तो समझ में आ गई ना? अच्छा, इसमें एक दो बातें और भी जान लो। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में किसी भी रिलेशन के अंदर, ठीक है, बहुत ही क्लियर, क्या जो पॉइंट अब बता रहा हूं बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स हैं, है ना? अगर वन है, अब इस पे मैं कई सारी बातें निकाल रहा हूं जो कि कहीं ना कहीं यूज होते हैं आपके पास। तो पहली बात तो ये देखो, जो जो पहले वाले एलिमेंट है ना रिलेशन के अंदर, वो कहीं ना कहीं सेट से आ रहे हैं, दूसरे वाले सेट बी से आ रहे हैं, ये बात हमको पता है। अब अगर मैंने किसी भी एक ऑर्डर्ड पेयर को पिक कर लूं, अगर 1a लिखा हुआ है और ये आर के अंदर आ रहा है, तो पहली बात तो हम ये लिखते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू ए, राइट? ये बात तो हमने पहले भी बताई जब डिफिनीशन पढ़ी। ठीक है, ठीक है। एक और बात यहाँ पे अब समझनी है कि अगर 1a यहाँ पे ये है, तो जो दूसरा वाला ए है इसको मैं क्या लिखता हूं, आर ऑफ 1। ठीक है, और आर ऑफ 1 क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्मॉल ए है। तो कहीं पे भी अगर मेरे पास यहाँ पे 1b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 के रिगार्डिंग यहाँ पे ये b जो है आर ऑफ 1 कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो 2a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 के लिए ये आर ऑफ 2 कहलाएगा, जो कि अगेन मेरे पास a है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, तो ये b है। ठीक है, सेम लाइन पे फंक्शन के लिए भी बातें वैलिड होंगी, लेकिन अब ने कहा कि फंक्शन के क्राइटेरिया से बोलोगे सर कब से क्राइटेरिया क्राइटेरिया कह रहे हो, बताया अब तक नहीं। ठीक है, तो एक बार उसको डेफिनेशन, उसको बताने से पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहते हैं अगर ए और बी दो अधिक समुच्चय हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो ए से बी में एक फलन, तो ए से बी में एक फलन में प्रत्येक तत्व जो होगा, ए का प्रत्येक तत्व जो होगा एक्स, जिसको अगर मैं मान लूं, तो बी के एक यूनिक एलिमेंट जो कि एफेक्ट होगा उससे ये रिलेट करेगा या फिर उससे ये जुड़ेगा। ठीक है, और उसको हम लोग एफ ए टू बी कहेंगे। ठीक है, क्या मतलब है,
इसका मतलब अगर डिफिनीशन में ना समझ में आई हो तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे समझेंगे। हमने कहा कि फंक्शन ले, अब यहाँ पे ले रहे हैं मैं, और फंक्शन में मैंने कहा कि अब चलो ए टू बी में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, मैपिंग के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने कहा कि बाकी आगे चल के फिर उसी बात को और भी जितने पॉसिबल मेथड है उस पर ट्राई करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास सेट ए हुआ, ये मेरे पास सेट बी हुआ। ठीक है, हमने सेम सेट लिया है, उस सेम सेट पे ए मेरे पास यहाँ पे क्या था, तो मैंने ए के अंदर 1 2 3 दिखाया था। ठीक है, और बी के अंदर मैंने क्या दिखाया था, तो ए बी दिखाया हुआ है। तो सेम बात हो गया, चलो यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 हो गया, यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि अगर फंक्शन कोई है और ए से बी में फंक्शन है, ठीक है, तो ए का हर एक एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का बी में एक यूनिक एलिमेंट से रिलेशन होता है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, बी के हर एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ता है। सिंपल सा मतलब यह है कि पहली बात, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे बात करो तो पहली बात तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का यहाँ पे किसी ना किसी से जुड़ाव होना चाहिए, है ना। इस तरीके से हर एक एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका यहाँ पे जुड़ाव ना हो रहा हो। ठीक है, एक तो हो गई जुड़ाव वाली बात, और ये कह रहा है कि जुड़ाव हो, ठीक है, लेकिन जुड़ाव में जो होगा वो यूनिक जुड़ाव होगा। ऐसा नहीं कि एक का कई से ज्यादा जुड़ाव हो रहा हो, एक का क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज बनना चाहिए। मतलब अगर यहाँ से कोई एक एलिमेंट ले रहे हो तो उसका एक यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, अब यूनिक से मतलब है कि एक, अगर मान लो एक लिया, इसका ए से पेयर अप बना, मतलब 1 के लिए एफ ऑफ 1 क्या होगा, तो वो ए होगा सिर्फ। अगर मान लो 1 के लिए यहाँ पे आपने यहाँ पे 2 लिया, या सॉरी 1 ही लिया, और मान लो कि क्या हुआ, 1 के लिए यहाँ पे एक दूसरा चीज मिल गया एफ ऑफ 1, और यहाँ पे ये क्या मिल रहा है, ये लेट से बी मिल गया। तो 1 का मतलब वैल्यू क्या पेयर बन रहा किससे किससे, 1 का ए से भी पेयर बन रहा, 1 का बी से भी पेयर बन रहा है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ये नहीं चाहिए हमको, यूनिक चाहिए, ये एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, ये भी एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और ये अलग अलग दो वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे भी ए ही चाहिए अगर मुझे इसको फंक्शन बनाना है तो। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या निकल के आएगा, अब जरा इन सबको ध्यान से समझ लो, कि किसी को लगे कि डेफिनेशन वाइज और कैसी तरीके से अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो समझो। अब मैं 2 लाइन बोल रहा हूँ, 2 लाइन से फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। मुझे किसी भी में फंक्शन चेक करना है, और मैं पहले तरीके से क्या चेक कर रहा हूँ, मैपिंग के थ्रू चेक कर रहा हूँ। तो पहला काम ये कि सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए, है ना। सेट ए का हर एक एलिमेंट किसी न किसी से जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे अगर ये 3 छूट जाए, 3 का किसी से जुड़ाव ही नहीं हुआ। ठीक है, अगर ऐसा होता है तब भी ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि ये सब के सब कनेक्टेड हो, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, ठीक है, यहाँ पे मैं जोड़ देता हूं, दूसरी कंडीशन क्या है, तो पहले तो इसको आप इसको कनेक्ट कर दो, पहला कंडीशन है। दूसरे कंडीशन में फिर से बना लेते इसको, हमने कहा कि दूसरे कंडीशन में ऐसा होना चाहिए कि वो यूनिकली कनेक्टेड हो। कनेक्शन कनेक्टेड है वो चलेगा, ठीक है, वो हो गया, बात समझ में आई। हमने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट ए का कोई एक एलिमेंट सेट बी के एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड हो जाए। अगर यहाँ पे ए बी सी ले रहे हो तो ऐसा नहीं चाहिए मुझे कि इससे पता चले कि 2 ए से भी कनेक्ट कर रहा, 2 बी से भी कनेक्ट कर रहा। ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, ये गलत है, एक एलिमेंट का एक से ज्यादा से पेयर नहीं होना चाहिए। अब जब ये कर रहे हो तो आप ये बात ध्यान रखो कि ये यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, है ना, और लेट्स से ये भी किसी से कनेक्टेड है, इसको डी में बोल देता हूं, है ना। तो सब कुछ होने के बावजूद ऐसा हो रहा है कि मेरे पास यहाँ पे क्या कंडीशन मिल रही है कि 2 जो है एक से ज्यादा से कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है और सी से भी कनेक्टेड है। ये अगर कहीं पे कंडीशन दिखती है तो मुझे क्या दिखेगा कि वो फंक्शन नहीं कहलाएगा।
इसके साथ अगर मेरे पास कहीं ये भी दिख जाए कि चलो ठीक है एक दो से कनेक्टेड नहीं है, बट ऐसा हो जाए किसी केस में कि मेरे पास सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है ना, उनमें से एक एलिमेंट ऐसा हो बच जाए जो कि किसी से पेयर हो ही ना रहा, है ना। यहाँ पे ए बी कर दिया हमने, और यहाँ पे जब हमने पेयर अप किया तो पेयर अप मुझे क्या दिख रहा है कि चलो ए बी से कनेक्टेड है और 3 ए से कनेक्टेड है, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मुझे जो ये वाला एलिमेंट है ये किसी से भी पेयर अप नहीं है, ठीक है। तो दो बातें सिर्फ निकल के आती है मुख्य, ये दो नहीं ये तीन है, तो ये दो बातें निकल के आ रही है। दो बातें ये कि जब आप मैपिंग करवाओ, अभी मैंने और कोई तरीका नहीं बताया है ना, अभी सिर्फ मैपिंग के थ्रू समझा रहा हूँ, अभी ग्राफ के थ्रू समझेंगे, और भी तरीके हैं उसमें भी समझेंगे। तो अगर मैपिंग के थ्रू मैं किसी फंक्शन को समझा रहा हूँ तो दो बातें याद रखनी है कि पहली बात तो सेट ए को देखो, पहला वाला जो सेट है उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका क्या हो, वो कनेक्शन ना हो। अब कनेक्शन को मैं एक शब्द और यूज कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं इमेज। जो सेट बी के एलिमेंट होते हैं वो इमेज कहलाते हैं। अगर वन बी से कनेक्टेड है तो इसका मतलब बी वन का इमेज है, बी ए का वन का प्रतिबिंब कह लो, या फिर बी वन का इमेज है। तो पहली कंडीशन सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि बी के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो, जैसे यहाँ पर मैंने 2a का दिखाया, ठीक है। ये है, अगर ऐसा हो रहा है, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसको फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज फंक्शन नहीं बोलेंगे। अब जरा इसी बात को और समराइज वे में बिना दिमाग लगाए मुझे समझना है, तो मैं क्या याद रखूंगा। यार देखो ये वाली बात चेक करना कि सेट ए के अंदर कोई खाली तो नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है कि किसी का इमेज नहीं बन रहा हो, ठीक है। वो तो कोई भी देख के भी पता लग जाएगा। दूसरा आपको देखना है, जब ये हम लोग एरो एरो बनाते हैं ना, तो एक से ज्यादा भी किससे कनेक्ट हो, या फिर दो दो सेट ए के दो एलिमेंट किसी एक से कनेक्टेड हो, मैं सबको जैसे भी पेयर बनना है, जैसे भी इमेज बन रहा हो, जैसे भी एरो से कनेक्टेड हो, ठीक है। हम एक चीज चेक करेंगे कि पहली बात तो सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए, और कहीं पे भी मुझे ये वाला सिंबल नहीं चाहिए, ठीक है। ये वाला सिंबल मुझे नहीं चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ ये वाला सिंबल कहाँ है, ये लेस देन का सिंबल इस तरीके से बनता है, और मैं लेस देन के सिंबल की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इस वाले सिंबल की बात कर रहा हूँ कि ये जैसे अगर आप इसको देखोगे तो ये लेस देन का सिंबल है, ये 2 वाला। तो ऐसा कहीं पे भी अगर मैपिंग बनाते वक्त मुझे ऐसा सिंबल कहीं पे भी अगर दिखता है ना, मैं वहीं पे उसको डिस्कार्ड कर दूंगा, वहीं पे बोलूंगा कि वो फंक्शन ही नहीं है। और मान लो कहीं पे ऐसा बन गया, बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है ना कि अगर मान लो कहीं ग्रेटर का सिंबल बन रहा हो। अब ग्रेटर का सिंबल कैसे बनेगा कि मान लो कि ग्रेटर का सिंबल कैसे बन सकता है, तो यहाँ पे इसको 2 को कनेक्ट कर दिया मान लो मैंने यहाँ पे, तो ये वाला सिर्फ इतने पोर्शन को देखोगे तो ये ग्रेटर का बन रहा है, तो ग्रेटर का बनेगा तो चलेगा, और सबका सबसे कनेक्शन है, इक्वालिटी टाइप दिख रही है तो ये भी चलेगा, बट लेस देन नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन, है ना। कोई भी एरो ऐसा नहीं आनी चाहिए मैपिंग में, तब तो वो फंक्शन है, और अगर ऐसा आ गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। आई होप कि बात समझ में आई है, और यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल वाली क्लास में। तो इस फंक्शन के होने में, मैपिंग के थ्रू में हमने दो बातें बताई आपको कि किसी भी फंक्शन को, किसी भी रिलेशन को मुझे अगर फंक्शन बोलना है, किसी भी मैपिंग को, तो मैं देखूंगा कि सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए, और कहीं पे भी लेस देन वाला सिंबल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई एक एलिमेंट बी के एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, या फिर इसको अदरवाइज ये भी बोलेंगे किसी एक एलिमेंट जो कि सेट ए में है उसका एक से ज्यादा इमेज सेट के बी के अंदर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल, ठीक है। तो उम्मीद है कि जितनी मैंने बातें समझाई हैं आप लोगों को वो सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरीज रह जाती है तो फिलो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, फोटो खींच के कभी भी अपलोड करके आप अपने किसी भी क्वेश्चन, किसी भी कॉन्सेप्ट के आंसर्स पा सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस आपको मिलता रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आज की क्लास को करेंगे यही पे एंड। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।